दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। और उसी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक गांव लगती है सरवनखेड़ा गांव। और उसी गांव का रहने वाला एक 55 वर्षीय व्यक्ति दिनेश कुमार, जो कि एक रिटायर्ड फौजी होता है, उसके दो बच्चे होते हैं। उसका जो एक बेटा रहता है जिसका नाम आंसू होता है, दरअसल जन्म से ही अंधा रहता है। उधर उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम दीक्षा होता है। दीक्षा जो होती है वो पढ़ने में बेहद ही होशियार लड़की रहती है। वो कुछ दिन पहले ही अपना ग्रेजुएशन पूरी की हुई रहती है। अब वो आगे अपने पिताजी से कहती है कि दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश से एमए करूँ। दोस्तों दीक्षा जो होती है अपने भाई आंसू से बेहद ही प्यार किया करती थी। वो अपने भाई का पूरा ख्याल रखा करती थी। इसका जो भाई आंसू होता है वो भी अपनी बहन दीक्षा के साथ बेहद खुश रहा करता था। अब इधर दीक्षा आगे मन लगाकर पढ़ने के लिए जैसे अपने पिता से कहती है कि उसके गांव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर एक सरकारी कॉलेज है, अगर उसी कॉलेज में उसका पिता एडमिशन करा देता है तो दरअसल दीक्षा ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता पर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे का बोझ भरे, इसीलिए वो सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना चाहती है। इधर जो उसका पिता यानी कि वो रिटायर्ड फौजी दिनेश कुमार होता है वो भी अपनी बेटी का बात मानकर उसकी जो एडमिशन है उस विश्वविद्यालय में करवा दिया जाता है। जिसके बाद दीक्षा जो होती है अब अगली सुबह अपना सामान पैक कर कर वो उस विश्वविद्यालय में जाकर अपना नामांकन करा लेती है। अब वो सुबह 8 बजे कॉलेज जाया करती थी, वहां पर वो पढ़ा करती थी और शाम को अपने हॉस्टल में ही रहकर रात का भी उसका जो पढ़ाई का शेड्यूल रहता है वो काफी मन लगाकर किया करती थी। ऐसे तकरीबन 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन आंसू जो होता है वो अपनी बहन दीक्षा को फोन कॉल करता है और कहता है कि बहन मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, मैं दरअसल तुम्हारे पास आकर राखी नहीं बंधवा सकता हूं। जिसके बाद जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ भाई मुझे पता है कि तुम मेरे पास इस हालात में नहीं आ सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही कल चली आऊंगी। दोस्तों वो जो अगला दिन होता है वो 9 अगस्त 2025 का होता है। अब दीक्षा इतना बात कहकर अपने भाई का फोन काट देती है। जिसके बाद वो अपना कुछ जो उसका पढ़ाई रहता है वो करती है, फिर खाना खाकर सो जाती है। अब अगला सुबह यानी कि 9 अगस्त 2025 दीक्षा जो होती है दिन के तकरीबन 10 बजे के आसपास वो अपना हॉस्टल छोड़ देती है और वो अपने घर यानी अपने गांव के लिए निकल पड़ती है। अब वहां से बस लेती है और फिर अपने गांव यानी कि सरवनखेड़ा बस स्टैंड पहुंच जाती है। जहां पर वो बस स्टैंड तो पहुंच जाती है तभी तकरीबन 1 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। दरअसल अब उस सरवनखेड़ा बस स्टैंड से जो इसकी गांव की दूरी रहती है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होती है। अब वहां तक तो चूंकि बस जाती नहीं थी तो अब ऑटो का इंतजार करने लगती है, लेकिन संयोग बस उस दिन कोई भी ऑटो उस दीक्षा को दिखाई नहीं देता। जिसके बाद दीक्षा जो होती है मन ही मन सोचती है कि मेरी आज किस्मत ही खराब है, पता नहीं ये सारे ऑटो वाले आखिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तभी आधे घंटे के बाद जो एक ऑटो वाला रहता है वो ऑटो लेकर उस सरवनखेड़ा बस स्टैंड के अंदर आता है। दोस्तों उस ऑटो ड्राइवर का नाम राजेश कुमार रहता है। अब जैसी दीक्षा उस ऑटो ड्राइवर को यानी उस ऑटो को देखती है उसके पास चली जाती है और उसे कहने लगती है कि दरअसल मुझे अपने गांव यानी कि मेरे अपने घर जल्दी जाना है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। जिसके बाद जो ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार रहता है दरअसल कुछ नशेड़ी टाइप का रहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि और भी कोई ज्यादा पैसेंजर है नहीं। जिसके बाद ये जो दीक्षा नाम की लड़की रहती है दरअसल वो कहने लगती है कि भैया तुम मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जिसके बाद जो ये राजेश कुमार रहता है अब जैसी दीक्षा को देखता है, इसकी खूबसूरती को देखता है, उसे इसके तरफ वो मोहित होने लगता है। कहीं ना कहीं अब जो राजेश कुमार रहता है उसके नजर में ये लड़की अब धीरे धीरे बसने लगती है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ गंदा ख्यालात आने लगता है। जिसके बाद अब ये ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार उस लड़की दीक्षा से कहने लगता है कि तुम जल्दी से ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। जिसके बाद वो जो लड़की दीक्षा होती है उस ऑटो में बैठ जाती है और ये जो ऑटो ड्राइवर राजेश रहता है अब ऑटो स्टार्ट करता है और इसके घर की तरफ चलना शुरू कर देता है।
तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक सुनसान रास्ता आ जाता है। अब उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी ये जो राजेश कुमार रहता है सोचता है कि यही सही समय है, मैं अपने मन में इस लड़की के पाने का जो ख्याल पाले रखा हूं मैं उसे पूरा कर सकता हूं, मैं अपनी चाहत को पूरा कर सकता हूं। जिसके बाद ये ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार अपना ऑटो रोक देता है। तभी जो ये लड़की दीक्षा रहती है वो पूछने लगती है कि भैया आखिर तुमने ऑटो रोक क्यों दिया। जिसके बाद ये जो ऑटो ड्राइवर राजेश रहता है उस लड़की दीक्षा से बहाना बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि आज दिन में इससे पहले भी 2 बार मेरा ऑटो खराब हो चुका है, लगता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई। ये कहते हुए वो राजेश कुमार ऑटो से नीचे उतरता है और फिर कुछ देर तक उसी ऑटो को ठीक करने का वो बहाना करते रहता है, यानी कि कोशिश करते रहता है। लेकिन तभी वो मौका पाकर अपने ऑटो से एक धारदार हथियार निकालता है और उस लड़की दीक्षा के गर्दन पर सटाते हुए उसे कहने लगता है कि दरअसल तुम चीखने और चिल्लाने की कोशिश मत करो, तुम्हें जैसा मैं कहते जा रहा हूं तुम वैसा करती जाओ। दोस्तों ये जो लड़की दीक्षा होती है वो बेहद सहम जाती है, बेहद डर जाती है। वो देखती है कि कैसे वो गर्मी का दिन रहता है, वो चिलचिलाती धूप रहती है और दूर दूर तक वहां कोई दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद अब ये ऑटो ड्राइवर राजेश कहता है यहीं पास में ही ईख का खेत है, चलो उस ईख के खेत के अंदर हम लोग चलते हैं। जिसके बाद ये लड़की चूंकि मजबूर हो चुकी थी, अब ये ऑटो ड्राइवर राजेश का बात मानते हुए उस ईख के खेत के अंदर उस ऑटो ड्राइवर के साथ चली जाती है। यानी कि जो ऑटो ड्राइवर राजेश रहता है उस लड़की को जबरन उस ईख के खेत में ले जाता है। जिसके बाद वो अपने मर्जी से प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरफ से उसके साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। तकरीबन आधे घंटे तक उस लड़की के साथ वो गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं। अब जब उस ऑटो ड्राइवर राजेश का मन संतुष्ट हो जाता है तो उस लड़की दीक्षा को 2-4 थप्पड़ भी खींच देता है। अब उसके बाद उस ईंट के खेत से वो बाहर निकलने लगता है। तभी राजेश की नजर उस ईंट खेत का जो मालिक जगदीश कुमार रहता है, क्योंकि जगदीश कुमार अपने ईंट के खेत पर उसी समय पहुंच जाता है। अब जैसी राजेश की नजर उस जगदीश पे पड़ती है वो बेहद ही घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, वो अपने ऑटो की तरफ जाने लगता है। तभी उस जगदीश कुमार को भी कुछ समझ नहीं आता है, मन ही मन सोचता है कि हो सकता है ये जो व्यक्ति है मेरे ईंट के खेत के अंदर जाकर कुछ कर रहा होगा। लेकिन तभी 2 मिनट के बाद में जो लड़की यानी कि दीक्षा रहती है वो भी बदहवास हालत में, उसके तन पर सारा कपड़ा फटा हुआ रहता है। अब जैसे तैसे वो बाहर निकलती है। ये जो जगदीश कुमार यानी कि उस ईंट के खेत का मालिक होता है उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगती है। तभी उस लड़की के पास जाते हुए जगदीश कुमार उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद वो जो लड़की दीक्षा रहती है बेहद ही रोने और बिलखने लगती है। वो कहने लगती है ये जो आदमी भागा है दरअसल ये मेरे साथ गलत कार्य किया है। जिसके बाद ये ईंट खेत का जो मालिक जगदीश कुमार रहता है उस ऑटो ड्राइवर राजेश को जैसे न तैसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे जमकर पिटाई करना शुरू कर देता है। फिर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने इस लड़की के साथ किया क्या है। जिसके बाद ये ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार रहता है वो अपना गुनाह उस जगदीश कुमार के सामने कबूल कर लेता है। जिसके बाद जो जगदीश कुमार होता है उस ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार का जमकर पिटाई लगाना शुरू कर देता है और बगल में ही एक लाठी रखा हुआ रहता है, उस लाठी से उसके सर पर दे मारता है, जिससे उस ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार का जो सर है वो फट जाता है। अब उसके बाद जगदीश कुमार वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल लगाता है। अब आधे से पौने घंटा बाद वहां की जो नजदीकी पुलिस रहती है वो भी उस ईंट के खेत के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वहां से उस ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। अब उस लड़की का बयान लिया जाता है। जब लड़की बताती है कि कैसे ये जो लड़की उस ऑटो ड्राइवर के साथ उसी ऑटो में अपने घर वापस आ रही होती है, लेकिन रास्ते में ये जो राजेश कुमार रहता है क्योंकि इसकी नीयत भटक जाती है और सुनसान रास्ते में ऑटो रोककर कैसे इस ईंट के खेत के अंदर उस लड़की के साथ वो गलत कृत्य को अंजाम देता है दोस्तों। जिसके बाद ये जो पुलिस वाले होते हैं उसे अपनी कस्टडी में लेकर उसे जमकर पिटाई लगाते हैं और उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। दोस्तों अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर वो जो ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार रहता है जो कि इस लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत कृत्य किए रहता है, उसके किए की जज साहब आगे उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां सोचने और समझने वाली बात यह है कि कैसे वहां जो जगदीश कुमार रहता है उस लड़की के लिए फरिश्ता बनकर सही समय पर आ जाता है, नहीं तो ये जो ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार है उस लड़की को जान से भी मार सकता था। लेकिन खैर ये जो लड़की है उसकी खुशनसीबी थी कि उसके साथ जो हो चुका था वो हो चुका था, लेकिन उसकी जान जाते जाते बच गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ जो राजेश
राकेश कुमार होता है वो कैसे उस लड़की का जो आगे की जिंदगी है उसमें एक ऐसा खौफनाक उसे सदमा देता है जो शायद उसे कई साल लग जाएंगे वो सदमे से बाहर निकलने के लिए, और वो अपना भी जिंदगी कैसे बर्बाद कर लेता है। दोस्तों यह थी पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।